हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए समझते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और एग्ज़ाम के पॉइंट से क्या रेलेवेंस हो सकता है, क्या रेलेवेंट रहेगा, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है, विल द न्यू पेडी रिफॉर्म प्लान वर्क। तो अभी भारत सरकार क्या कर रही है कि जो आपका पेडी का ऊपर जो ज़्यादा आपका फोकस है, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसके ऊपर जो नेगेटिव असर पड़ रहा है, प्लस जो फूड सिक्योरिटी पे जो असर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर होने की वजह से आपके लैंड या फिर वाटर, फिर ग्राउंड वाटर, ये सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर फूड सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो जो फूड सिक्योरिटी है वो तो मिला है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो आपका नहीं अचीव किया जा सक रहा है। और इसी के साथ क्या है, एक्सेसिव पेडी के ऊपर फोकस करने की वजह से डिफरेंट जो आपके और एडिबल सामान है, जैसे एडिबल ऑयल हो गया और जैसे पल्सेस हो गई, ये हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये जो आपका जो पब्लिक पर्स है या फिर जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी के लिए अभी क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट ने ये फोकस किया है कि पेडी के जगह में हम पेडी का जो एरिया है उसको क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 रिड्यूस करेंगे। और उस रिडक्शन से उस जगह पे हम क्या करेंगे, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस का कल्टीवेशन करेंगे, ताकि पल्सेस के जरिए क्या है, देश की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। और पल्सेस का जो आपका इंपोर्ट है, जो डिफरेंट दाल है उसका जो इंपोर्ट है वो हम घटा सके। अभी ऐसी विडंबना है कि पल्सेस, सबसे ज़्यादा पल्सेस का कल्टीवेशन हमारे देश में होता है, सबसे ज़्यादा पल्सेस के प्रोड्यूसर हम हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी हम हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें और इंपोर्ट करना पड़ता है। और ऑयल सीड में भी देखें तो अभी का जो आपका खान पान है या फिर जो फूड का कंजम्पशन है उसका पैटर्न चेंज हुआ है। जंक फूड या फिर फ्राइड फूड ये ज़्यादा चलन में है, या डिमांड इसका ज़्यादा है, तो इसलिए ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है और हमें ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या है, ऑयल मतलब जो खाने वाला एडिबल ऑयल, तो इससे क्या है, आपका इंपोर्ट बिल सर्ज होता है, जो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसको इम्बैलेंस करता है। तो इसीलिए क्या है, आपके पेडी की जगह ऑयल सीड एंड पल्सेस में ध्यान दिया जाना है। तो इसके लिए 5-10 प्लस पेडी प्लान लिया गया है कि जो रिड्यूस किया जाएगा पेडी कल्टीवेशन का एरिया को बाय 5 मिलियन हेक्टेयर। और जो आपका एरिया रिड्यूस किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो एरिया रिड्यूस करके कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बाय हायर प्रोडक्टिविटी। तो अच्छा सीड का इस्तेमाल होगा फॉर पेडी के लिए। और जो परफेक्ट एरिया है जिसमें प्रोडक्टिविटी जहाँ ज़्यादा रह सकती है, वैसे एरिया में पेडी का जो कल्टीवेशन है उसको एनकरेज किया जाएगा। तो ये अभी का प्लान है। और पिछले 2-3 एनालिसिस में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, आपका जो पेडी को रिप्लेस करने के लिए, नॉट एग्जैक्टली रिप्लेस, पेडी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन इकोसिस्टम, ऑन एनवायरनमेंट, उसको कम करने के लिए मिलेट को प्रमोट कर रही है, ताकि फार्मर की जो इनकम है उसमें भी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और जो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो इस लिहाज से क्या है, अभी आप ये देखें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन से लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पेडी का जो इतना सर्ज हुआ है कल्टीवेशन में आफ्टर 1965, इसका रीजन है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इंट्रोड्यूस किया गया, फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन हो गया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फिर आपका ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया गया थ्रू आपके इरिगेशन। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, हमने फूड सिक्योरिटी तो पाली, जो फूड क्राइसिस 1960-70s में चल रहा था, लेकिन इससे क्या है, एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का क्राइसिस आ गया। तो इसीलिए क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तब आपको क्या करना है, 5-10 प्लस ऑयल सीड, पल्सेस, मिलेट, ये सबको जोड़ के लिखना है आंसर को।
कल जो टॉपिक हमने देखा था मिलेट के ऊपर, और ये जो अभी देख रहे हैं, इसको जोड़ के आपको आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ अगर ऑयल सीड और पल्सेस आता है तो आप ऑयल सीड और पल्सेस के बारे में आपको लिखना होगा, लेकिन क्वेश्चन वैसे पर्टिकुलर ली पूछा नहीं जाता है। ओवरऑल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा। ओवरऑल एग्रीकल्चर या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से इकोसिस्टम के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर पड़ा है। फिर एग्रीकल्चर को लिंक करके पूछा जाएगा विथ रूरल सस्टेनेबिलिटी। फिर एग्रीकल्चर को लिंक करके पूछा जाएगा विथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हिडन हंगर। तो उसमें आपको ये सभी चीज़ों को एक निचोड़ इसका लिखना पड़ेगा, एक आपको समराइज वे में सारी चीज़ों को प्रस्तुत करके आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना पड़ेगा इन मेल्स। ओके, तो अभी ये जो आपका आप देख रहे हैं कि जो पैडी ज़्यादा क्यों कल्टीवेट हो रहा है, या फिर फार्मर्स को इतना आपका समझ लीजिए मोटिवेशन देने के बाद भी पैडी का जो कल्टीवेशन है कंटिन्यू क्यों है, बिकॉज आपका इसमें एमएसपी दिया जाता है। और एमएसपी देते ही क्या है, फार्मर एश्योर्ड हो जाते हैं कि उनका सामान तो आपका एफसीआई गोडाउन में बिकने वाला ही है। तो उसी तरह से क्या है, ऑयल सीड और पल्सेस के ऊपर एमएसपी तो दिया जाता है, लेकिन एमएसपी में प्रोक्योरमेंट करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करके ऑयल सीड एंड पल्सेस का जो प्रोक्योरमेंट है उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स को अगर अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, उनके मन में एश्योरेंस नहीं रहेगा कि हम अगर कल उगाते हैं, कल अगर प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ तो फार्मर्स का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए फार्मर्स को अश्योर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो मैंने समरी बताया कि कैसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बाकी आप ऑयल सीड हो या पल्सेस हो, ये क्या है, लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। बाकी जो पैडी है, जैसे हमेशा से ही कहता हूँ कि एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। फिर आपका पैडी और जो ऑयल सीड है, अभी पैडी सॉरी जो पल्सेस एंड ऑयल सीड है, इसमें पल्सेस आपका क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है, जो सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल का जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखता है। तो इसलिए ये क्या है, आपके क्लाइमेट स्मार्ट भी है। सॉइल का जो ये जो अभी मेंशन किया मैंने, रिस्टोर सॉइल नाइट्रोजन, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और ध्यान रखिएगा, पैडी अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ इरीगेटेड वाटर यूज। तो 40% वाटर जो इरीगेशन का इस्तेमाल होता है वो पैडी पर ही होता है, जबकि आपका पैडी से क्या है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, पैडी का ओवर कल्टीवेशन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है। और इसका प्रोडक्शन बढ़िया होने के लिए इसके ऊपर आपके सिंथेटिक फर्टिलाइजर छिड़कना, फिर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें इसका जो अल्टरनेटिव भी ढूंढना है, और मल्टी क्रॉपिंग करनी है मोनोक्रॉपिंग की जगह। पैडी को आपका रिप्लेस नहीं कर देना है, ध्यान रखिएगा, पैडी चाहिएगा, ये हमारे खान पान का अहम हिस्सा है, लेकिन इसी के साथ हमें क्या करना है, डाइवर्सिफाई भी करना है क्रॉप को, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बनी रहे, फार्मर्स का इनकम अच्छा हो, जो हिडन हंगर है वो कम हो, फूड में डाइवर्सिटी आ सके, और जो हमारा इंपोर्ट में डिपेंडेंस है उसको हम घटा सके, और जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी कम कर सके। ध्यान रखिएगा। बाकी पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में कि कौन सा क्रॉप नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो हो गया आपका लेग्यूमिनस क्रॉप, जैसे कि आपके जो फलीदार फसल है, फॉर एग्जांपल पल्स हो गया, पल्सेस हो गए, देन आपका जो मटर होते हैं वो हो गया, जो भी फलीदार फसल है वो लेग्यूमिनस क्रॉप कहा जाता है। और वो क्या कर सकता है, सॉइल का जो नाइट्रोजन है उसको रीस्टोर कर सकता है। तो ये खुद नाइट्रोजन अगर रीस्टोर कर सकता है तो इसको खुद नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर होता है एनपीके या फिर यूरिया, उसका इसको ज़रूरत कम पड़ेगा। ओके, और उससे क्या है, हमारे जो सब्सिडी बिल लगता है फर्टिलाइजर के ऊपर वो भी घटेगा, जो गवर्नमेंट का आपका रिकरिंग जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा। इससे क्या है, गवर्नमेंट के पास जो पैसे बचेंगे उससे गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है, रास्ते बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना। ओके, तो बहुत चीज़ों के साथ आप लिंक करके देख सकते हैं चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें बात हो रही है चैलेंजेस इन अमालगमेटिंग रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक को अमालगमेट करने में, अर्थात 2-3 बैंक को एक साथ मिलाना, अमालगमेट करना मीन्स, तो उसमें क्या चैलेंजेस आ रही है इन रूरल एरिया। तो पहला तो हमें ये समझना है कि जो आपका रीजनल रूरल बैंक है उसको बनाया कब था और क्यों बनाया था। ओके, तो रीजनल रूरल बैंक्स को 1975 में बनाया गया था। तो आपको पता ही है कि जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान है जिसमें गरीबी जो हटाओ उसका आपका ऑब्जेक्टिव था, टू रिमूव पॉवर्टी। ओके, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लिया कि गांव जो एरिया है, जो विलेजेस है, जो रूरल एरिया है, उसमें क्या करना है, मिनिमम जो नीड है लोगों की उसको पूरा करना जरूरी है। वो चाहे आपका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या फिर आपका फर्दर एग्रीकल्चर हो, या फिर रूरल रोड हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो। तो अभी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के साथ ही लोगों को फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके साथ भी इंटीग्रेट करना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बगैर लोगों का जो वेलफेयर है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो उसी के लिए क्या है, 1975 में रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया और डिफरेंट स्टेट में रीजनल रूरल बैंक का आपका इंट्रोडक्शन हुआ। और रीजनल रूरल बैंक स्पेशली सर्व किसको करती है, जो आपके रूरल एरिया है। रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सेविंग्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि जो गांव के आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, आर्टिजन्स है, रूरल जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको मदद मिल सके, जो उनको जो नेसेसरी क्रेडिट है वो फॉर्मल चैनल से ले सके, और जो आपका इनफॉर्मल चैनल है उसका रिप्रेशन से उनको बचाया जा सके। तो इसलिए आपका रीजनल रूरल बैंक खोला गया अंडर रीजनल रूरल बैंक प्रोग्राम। तो इसमें अभी क्या है, रीजनल रूरल बैंक अभी जो है उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। कोई बैंक ही उसका स्पॉन्सर हो सकता है, जैसे कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जैसे SBI हो, या फिर डिफरेंट तरह के बैंक मिलके जो रीजनल रूरल बैंक है वो खोल सकते हैं इन सेमी अर्बन एरिया और इन रूरल एरिया, ताकि रूरल पॉपुलेशन को सर्व किया जा सके। लेकिन अभी जब इसका सर्च हुआ उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आपके बहुत सारे घोटाले हो, ये सभी देखे गए, बैंक रन का सिचुएशन देखा गया। तो उसके वजह से क्या हुआ, फेज 2005 से फेज 1 का आपका क्या करने लगा, एमालगमेशन का प्रोग्राम लिया जाने लगा। ओके, कि आपका जो भी RRB है अंडर सेम स्पॉन्सर बैंक इन अ स्टेट, उसको मार्ज किया गया। ओके, कि जो आपकी स्पॉन्सर बैंक है वही क्या करे, डिफरेंट रीजन में बैंक खोले। फिर जो मल्टीपल स्पॉन्सर बैंक है, RRB अक्रॉस मल्टीपल स्पॉन्सर बैंक इन ए स्टेट, उनको भी क्या किया गया, मार्ज किया गया। कि बहुत सारे स्पॉन्सर होने से क्या है, जो बैंक होती है उसको आपका सुपरवाइज करने में दिक्कत होती है, उसका फ्रॉड डिटेक्शन में दिक्कतें आ सकती है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको फर्दर मार्च किया गया इन फेज 2। फिर फेज 3 लिया गया। फेज 3 में क्या किया गया, ये स्कीम ली गई कि 1 स्टेट 1 RRB होगा, एक स्टेट में एक ही रीजनल रूरल बैंक होगा। जैसे आप समझ लीजिए आसाम में आसाम ग्रामीण विकास बैंक है, तो उस तरह से क्या होगा, एक ही रीजनल रूरल बैंक रहेगा एक स्टेट में, जो डिफरेंट रीजन में अपना ब्रांचेस खोलेगा। मल्टीपल रीजनल रूरल बैंक नहीं चाहिए, उससे जो सर्व है बेटर सर्व नहीं किया जा सकता है, और बैंक में धांधली होने की जो आशंका है वो ज़्यादा रहती है। क्योंकि जो रूरल कंज्यूमर है वो मोस्टली क्या होते हैं, आपके फाइनेंशियल उनका जो लिटरेसी होता है वो प्रॉपर नहीं रहता है, इसीलिए डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं बैंक के जो आपके प्रॉब्लम है। और जो रीजनल रूरल बैंक है इनका जो आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है जैसे SBI में होता है, वैसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन रीजनल रूरल बैंक के खुद के नहीं होते हैं, ये बाकी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं उसके जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से क्या है, अभी रीजनल रूरल बैंक को मार्ज करके हर स्टेट में एक रीजनल रूरल बैंक होना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है आपका फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का उसको दूर किया जा सके।
क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी अगर हुई रीजनल रूरल बैंक में, तो जो बैंकिंग जो आपके रूरल पॉपुलेशन है उनके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो विश्वास होता है वो हट जाएगा और डरेंगे। और जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है रूरल एरिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, रूरल एरिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उसमें रीजनल रूरल बैंक या फिर गवर्नमेंट का जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसको एमालगमेट करके आपका एक स्टेट में एक रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ऑलरेडी फेज 3 इम्प्लीमेंट, इसका फेज 1 होगा, ऐसे कंटिन्यू देखे तो फेज 3, लेकिन 1 स्टेट 1 आरआरबी का फेज 1 है और ये फेज 2 में अभी एक्सपेंशन चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में रीजनल रूरल बैंक का इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है। रीजनल रूरल बैंक जो है उसको, उसका जो स्ट्रेंथनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उससे कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकता है इन रूरल इकोनॉमी, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेगी इन मेंस। और प्री में क्या पूछा जा सकता है कि रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट कब आया, ये चीजें पूछी जा सकती है। और आप अगर स्टेट पीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके स्टेट का रीजनल रूरल बैंक के बारे में पूछा जा सकता है प्री में एंड मेंस में। और बाकी आप इन जनरल जब ध्यान रखिएगा कि जब आपको रूरल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको क्या करनी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, पेंशन की फैसिलिटी, ये सभी चीजें उपलब्ध करवानी जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही क्या होगा, लोगों का फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगा और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको जो चीजें बतानी चाहिए जिससे बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो सारी चीजें समझा दी है। ओके, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताया है। तो इसीलिए अभी रीजनल रूरल बैंक को डेवलप करना जरूरी है, इनको सिक्योर करना जरूरी है, इनके ऊपर सुपरविजन लाना जरूरी है, इनको जो साइबर सिक्योरिटी का जो थ्रेट है उससे बचाना जरूरी है। जो आपके लोकल रीजनल पॉपुलेशन है उनको आपके फाइनेंशियल लिटरेसी देना जरूरी है ताकि कोई भी डिजिटल फ्रॉड उनके साथ ना हो, क्योंकि जो मैक्सिमम डिजिटल फ्रॉड के शिकार होते हैं वो गांव के लोग होते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें दूर करनी जरूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, डू रेस्टोरेंट्स हैव द राइट टू चार्ज अ सर्विस फी। तो अभी आप जब भी कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको बिल के साथ 5 to 20% का एक सर्विस चार्ज लगाया जाता है। जो फूड का प्राइस है उसमें एक 5 to 20% का सर्विस चार्ज लगाया जाता है। तो इसी को लेके अभी क्या है, 2022 से आपके मद्रास हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में डिफरेंट तरह की पिटीशनें सुनी जा रही है। तो इसमें अभी कौन कौन से दो पार्टी है, एक तो है आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ओके, इसमें मैंने शायद एक स्लाइड था उसको मिस कर दिया है, जस्ट अ मिनट, ये रहा। तो ये स्लाइड थोड़ी गलत जगह पे आ गई है, मतलब इस आर्टिकल के साथ नहीं होना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, मैं जो आपका पीडीएफ है उसमें स्लाइड को ठीक कर दूंगा। तो अभी इसमें देखिए कि जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, तो इन्होंने क्या किया था, आपका रेगुलेटरी या फिर आपका प्रोसीजर निकाला था कि जो रेस्टोरेंट्स है वो सर्विस जो आपका चार्ज लगाती है, सर्विस टैक्स लेती है, वो नहीं ले सकती है। अगर कंज्यूमर को खुद से पसंद आता है कि वो कुछ टिप देना चाहते हैं आफ्टर गेटिंग सर्विस, उनको पसंद आता है, सर्विस अच्छा लगा, तो वो क्या कर सकते हैं, सर्विस के लिए खुद से टिप दे सकते हैं जो आपके रेस्टोरेंट में जो वेटर भाई रहेंगे उनको या फिर जो बहन रहेंगी उनको। ओके, तो अभी उनको क्या किया जाएगा कि जो आपके रेस्टोरेंट में जो कंज्यूम कर रहे हैं वही पे कर देंगे। तो इसमें जो रेस्टोरेंट है वो 5 से 20% जो चार्ज है सर्विस चार्ज, उसको क्यों चार्ज करना है। और कभी क्या होता है, ये जो 5 to 20% चार्ज होता है ये कंज्यूमर को पता भी नहीं होता है। जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं उनको पता भी नहीं होता है, इसको हिडनली चार्ज किया जाता है या फिर मेनू में मेंशन नहीं होता है। तो जरूरी है कि जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ये उसका राइट है कि वो क्या उसके खाने के ऊपर या फिर जो भी कंज्यूम किया जा रहा है, सर्विस हो या फिर आपका कोई गुड्स हो,
उसमें क्या चार्ज लग रहा है, ये जानना कंज्यूमर का हक है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, इस चीज को क्लियर नहीं करते हैं। और प्लस ये 5 to 20% का जो चार्ज है, ये आपका मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ये वॉलंटरी होना चाहिए कि आप चार्ज लगा दीजिए। होटल वाले को अगर जो कंज्यूमर है उसको अगर होटल वाले को देने का मन करता है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर मन करे तो वो जो वेटर भाई बहन रहेंगे उनको दे देगा। तो इसी इसी के लिए क्या है, अभी पूरा बवाल मचा हुआ है। जो आपके रेस्टोरेंट का जो आपका ग्रुप है, उन्होंने इसके ऊपर फिर से केस किया है। ओके, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, अभी इसमें कहीं पे मेंशन होगा कि कौन से हाई कोर्ट है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आपको ये पूरा आइडिया आप समझिए कि हाई कोर्ट ने इस चीज को ये कहा कि जो सर्विस चार्ज है उसको मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है, उसको वॉलंटरी रखा जाए। जो टिप है वो कंज्यूमर खुद पे कर देंगे। लेकिन रेस्टोरेंट के जो आपके उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि जो ये आपके टिप दिया जाता है, टिप में क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, तो उससे क्या है, एक इनइक्वालिटी जनरेट होती है। तो इसलिए जो 5 to 10% का जो या फिर 20% का जो चार्ज किया जाता है, ये क्या करता है, इस जो पैसा कलेक्ट होता है इसको इक्वली वेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये तर्क उन्होंने दिया है। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, ये जो तर्क है वितर्क है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो हमारा लॉ है, ओके, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, तो ये क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बिजनेसेस। जो डिफरेंट बिजनेसेस है जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनके, अभी सभी को मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो क्या करते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, आपके हिडन बिल चार्ज करते हैं, जो कंज्यूमर के क्या है, राइट्स के अगेंस्ट है। तो उसी को लेके ये आर्टिकल आया है। तो अभी क्वेश्चन एग्जाम में बन क्या सकता है, मुद्दा ये ज्यादा जरूरी है। तो मुद्दा ये है कि आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पहले 1986 था, तो ये थोड़ा वीक था, तो इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 बनाया गया। तो इस एक्ट में अभी कौन कौन सी प्रोविजन है, ये पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में, और मेंस में ओवरऑल कंज्यूमर के राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये सर्विस चार्जेस को लेके जो अभी मुद्दा आपका आया है न्यूज में, इसके लिए अभी क्या है, क्वेश्चन बन सकता है ऑन कंज्यूमर राइट्स, हाउ टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स बाय द अथॉरिटी। ओके, तो ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानना। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है, इसमें डेफिनेशन तो नहीं लिखा है, लेकिन कंज्यूमर वो है जो क्या करता है, रिटेल में सामान परचेस करता है। ध्यान रखिएगा, जो होलसेल परचेस करता है, जैसे कोई आपकी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से किसी होलसेलर ने खरीदा, या फिर कोई सेकेंड लाइन होलसेलर ने खरीदा, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। कंज्यूमर वो कहलाएगा जो फाइनली इसको रिटेल में कंज्यूम करके खरीद के कंज्यूम करेगा। तो अभी उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर को ऐसे डिफाइन करता है जैसे मैंने अभी बताया। तो अभी इसमें क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी बनाई गई है जो क्या करेगी, कंज्यूमर राइट्स को एनफोर्स करेगी। फिर इसमें आपका क्या है, कंज्यूमर कोर्ट भी है। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट्स रिसाइड और वर्क्स। जो कंप्लेनेंट जहां रिसाइड करता है या वर्क करता है, वहां वो कंप्लेंट कर सकेगा। अगर किसी प्रोडक्ट के वजह से कंज्यूमर को डैमेज हुआ है, कंज्यूमर का राइट्स वायलेट हुआ है, या फिर ओवरचार्ज किया गया है, देन प्रोडक्ट का लाइबिलिटी। अभी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, सपोज कर लीजिए कि कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज किया था, स्किन डैमेज हो गया, तो उसके लिए क्या है आपका, हम कंप्लेन कर पाएंगे। और जो प्रोडक्ट का लाइबिलिटी है वो किसको जाएगा, जो प्रोड्यूसर है उसको जाएगा। कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। देन आपका जो जुरिस्डिक्शन है, कितने रुपए तक आप कौन से कोर्ट में जा सकते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट आपके 3 लेवल में होंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप टू 1 करोड़ तक का केस किया जा सकता है, 1 करोड़ तक का प्रोडक्ट का। स्टेट में 1 से लेके 10 करोड़ तक का। देन नेशनल लेवल पे अबोव 10 करोड़। और
इन चीज़ों में आपकी जो कंज्यूमर कोर्ट है वो सुनवाई करेंगी और फाइनली अगर पाया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट था, आपने जो यूज़ किया था, डिफेक्ट था, उसकी वजह से आपको हार्म हुआ, तो कंपनी को कंपनसेशन देना होगा, जिस तरह का डैमेज होता है उस तरह का। फिर जो ये पुराना एक्ट था ना, इसमें ई-कॉमर्स के बारे में कोई ज़िक्र नहीं था, क्योंकि उस समय में ई-कॉमर्स था नहीं, या जो भी था वो बहुत लिमिटेड था, जो टीवी में ऐड आता था ना वही था। ओके, टेलीमार्केटिंग ही था आपका, या जो फ़ोन के ज़रिए बेचा करते थे वैसा ही कुछ था। लेकिन ई-कॉमर्स नहीं था, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब, मिंत्रा, ये सब नहीं थे। तो जब ये आ गया है आज के समय पे, तो इसमें ई-कॉमर्स को भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, इस लॉ के तहत ई-कॉमर्स जो प्लेटफ़ॉर्म है, उससे कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, और इसको एक्सटेंड किया गया है टू ई-कॉमर्स ऑल्सो। फिर आपका ध्यान रखिएगा, मेडिएशन सेल भी बनाए गए हैं। तो मेडिएशन सेल में क्या होगा कि केस नहीं करना है, आप सीधे जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट के वजह से आपका डैमेज हुआ है, वो सीधा-सीधा बिना कोर्ट केस के आप कोर्ट के बाहर ही सेटल कर सकते हैं। ओके, या फिर आप कोर्ट में भी अगर कहें कि मेडिएशन करना है, तो वैसे भी मेडिएशन हो सकता है। कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। तो मेडिएशन में क्या है, ज़्यादा आपको लीगल चैनल से होके नहीं गुजरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे। तो उससे क्या है, बाहर जो सेटलमेंट कर लेने का सिस्टम है, मांडवाली करने का सिस्टम है, वही ये कहा गया है इसमें। ओके, तो ये सभी चीज़ें अब क्या है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और मेंस में जब ओवरऑल चीज़ें पूछी जाएँगी, तो ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी ज़रूरी रहेंगी। एटलीस्ट आपको ओवरऑल आइडिया होना ज़रूरी है। तो वैसे तो ध्यान रखिएगा, हज़ारों एक्ट है, कितने एक्ट को याद रखेंगे? लेकिन उस एक्ट को ज़रूर पढ़िएगा जो न्यूज़ में आया है। तो अभी इसमें आपका सर्विस चार्ज को लेके जो एक्ट आर्टिकल आ गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पास्ट में मुझे जहाँ तक ध्यान है, यूपीएससी में इस पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में, या फिर नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में कितने तक का केस कहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं? या फिर इन फ्यूचर पूछ लिया जाएगा कि आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो अभी तक जो 2-3 आर्टिकल डिस्कस किए, इसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला आर्टिकल है, ये नया आर्टिकल है। ओके, इसको मैंने पहले कभी कवर नहीं किया है। जो रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने पहले कवर नहीं किया है। तो ये 2 टॉपिक मैंने आपको समरी से थोड़ा ऊपर समझाने की कोशिश की। बाकी ये जो आर्टिकल है आपका फार्मर्स को लेके, ये आर्टिकल भी पहले हमने डिस्कस की है, तो इसलिए मैंने इसमें मिनिमम डिस्कशन किया है। तो अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि किस तरह से क्या करती है जो गवर्नमेंट है, वो एकेडमिक फ्रीडम को आपका क्या करती है, कर्टेल करना चाहती है। जो एकेडमी है उसको कंट्रोल करना चाहती है, ताकि जो एकेडमी है वो गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज है, उसको क्रिटिसाइज ना करे, उसके अगेंस्ट में ना जाए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ वो अलाइंड हो, जो एकेडमी है या फिर जो एकेडमी के स्कॉलर्स है। क्योंकि एकेडमी क्या है, एक ऐसा इंडिपेंडेंट जगह है जहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके जो स्कॉलर है, टीचर है, रिसर्चर है, वो आपके नॉलेज परस्यू करते हैं, रिसर्च करते हैं, सिखाते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसमें कोई आपका इंटरफेरेंस नहीं रहता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को ज़्यादा डर रहता है। जो गवर्नमेंट आपकी कम लिबरल होती है, या फिर डोमिनेटिंग होती है, या फिर ऑथोरिटेरियन होती है, दे ऑलवेज ट्राई टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ से क्या होता है, नए आइडिया, नए आपके विचार उभर के आते हैं, जो आपके ऑलरेडी सेटल्ड विचार के खिलाफ जा सकते हैं। तो अभी अगर पास में आप देखें, तो आप गौर करने से आपको पता चलेगा कि हिटलर के समय, तो हिटलर ने क्या किया था, आपका जो पूरा सोसाइटी का आइडियोलॉजी है उसको ही शिफ्ट करना चाहा। तो सोसाइटी का आइडियोलॉजी शिफ्ट करने के लिए क्या है, एजुकेशन को हाईजैक करना जरूरी है। तो वैसे जो आपके रेस्ट्रिक्शंस है, वो हम पास्ट में देख सकते हैं, हिटलर के रेजिम में, मुसोलिनी के रेजिम में। और अगर उससे भी आप एंशिएंट समय में जाके देखें, तो अगर आप इसका पॉजिटिव एग्जांपल देखें, तो इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक समय पे, एंशिएंट समय पे, जो हमारा तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी था, उसमें क्या था, आपका जो
इंटरफेरेंस था बाय द रूलिंग क्लास वो नहीं था, जिसके वजह से क्या हो रहा था आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन से, जैसे आपके चाइना से हो या फिर यूरोपियन रीजन से डिफरेंट स्कॉलर आके, या फिर अरेबियन रीजन से डिफरेंट स्कॉलर ने आके इन जगहों में आपकी रिसर्च की है, नॉलेज गेन किया है, इवन टीचिंग भी कराए हैं। तो इससे क्या होता है, एक सोसाइटी में आपका जो डेवलपमेंट है, आइडियोलॉजिकल जो सर्च है, सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो होता है। तो इसीलिए इसमें इस आर्टिकल का फोकस यही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसका जो ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंस है, उसको बरकरार रहने देना चाहिए। तो इसमें आपके एकेडमिक ऑटोनॉमी या फ्रीडम में क्या क्या आ जाती है, आपकी फ्रीडम टू टीच एंड डिस्कस, फ्रीडम टू रिसर्च एंड पब्लिश, फ्रीडम फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सेंसरशिप और डिसिप्लिन व्हेन एक्सप्रेसिंग आइडियाज इवन कंट्रोवर्शियल वन। तो कोई कंट्रोवर्शियल भी आइडिया अगर कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है, सो इट शुड बी वेलकम बाय द सोसाइटी, क्योंकि एक आइडिया जो सेटल्ड है सोसाइटी में, जरूरी नहीं है कि वही फाइनल आइडिया है, उसके ऊपर भी नया आइडिया आ सकता है। जो सोक्रेटिस का आइडिया है, सोक्रेटिस एक स्कॉलर है जिन्होंने कहा है कि पहले क्या आता है, एक थेसिस आता है, एक कोई आइडिया है, उस थेसिस के ऊपर क्या आता है, आपका एंटीथेसिस आता है। तो थेसिस और एंटीथेसिस मतलब थेसिस एक जो सेटल थॉट है, उसके ऊपर क्या है, कोई चैलेंज करता है, फिर जाके एक नया आइडिया उभरता है, उसको कहा जाता है सिंथेसिस। फिर सिंथेसिस अपने आप में एक थेसिस बन जाता है, फिर उसके ऊपर एंटीथेसिस आता है, फिर सिंथेसिस होता है। ऐसे ही तो सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है। तो किसी सोच को अगर हम जो चीजें फाइनल मान लेंगे किसी चीज को, तो उससे क्या होगा, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में आपके एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। सो इसीलिए क्या करना है, गवर्नमेंट को जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रहने देना जरूरी है। तो गवर्नमेंट को जो सपोर्ट देना होता है इंस्टीट्यूशन को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और उनके करिकुलम को फ्रेम करने के लिए जो पैसे देने होते हैं, फंडिंग जो जरूरी होती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बिना किसी कंडीशन के देना जरूरी है। चाहे वो आपके जो रिसर्च चल रहा है वो चाहे गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी के खिलाफ हो या फिर सोसाइटी के सेटल्ड आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, क्योंकि चीजें वैसे ही डेवलप होंगी, सोसाइटी वैसे ही आगे बढ़ेगा। सोच को, थॉट को दबा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सोच को हम सुन के उसको एक्सेप्ट करे ना करे बात की बात है, लेकिन उसको जगह देना जरूरी है, तभी सोसाइटी आगे बढ़ेंगी। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार इस टॉपिक के ऊपर इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के ऊपर रिसेंट समय पे क्या चैलेंजेस देखा गया है और ये कैसे क्या कर सकता है, आपका जो हमारा सिविलाइजेशनल जर्नी है उसमें रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है। तो इसके लिए हम क्या वे आउट निकाल सकते हैं, क्या करना जरूरी है, तो ये सभी चीजें जाननी जरूरी रहेंगी। तो मैंने जितना हो सकता है उतना समझाने की कोशिश की। आई होप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 80 years on नेवर अगेन इन साउंडिंग होलो। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है स्पेशली आपके जो वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। तो उसमें जो एलाइड पावर थी, एलाइड में जो थी आपकी यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड इंग्लैंड, उन्होंने विजय हासिल की थी अगेंस्ट एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी था, जापान था, इटली था। तो अभी क्या है, उसी जो विक्ट्री डे है, 80th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री डे हैज पास्ड, बट व्हाट रिमेन्स इज द घोस्ट ऑफ वार। तो अभी यूरोप में जो घोस्ट ऑफ वार है, जो वार का जो डर था, वो 1945 में एंड हो गया था। उसके बाद लोग विक्ट्री डे मनाते थे कि ठीक है चलो, एक बहुत बड़ा वार हुआ था, उसमें एलाइड पावर ने जीता और उस वार का वहीं पे कंक्लूजन हुआ। उसके बाद और कोई आपका अगला वार वर्ल्ड वार नहीं हुआ, अब तक कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। तो उस जो विक्ट्री है उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रीफ है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वो चाहे सोल्जर हो या आपके सिविलियन पॉपुलेशन हो। तो अभी उस जो विक्ट्री डे है उसमें आपका क्या है, एक सोरो भी देखा जाता है। लेकिन अभी इस आर्टिकल से हमें समझने वाली बात क्या है कि
अभी भी यूएस के ऊपर सॉरी यूरोपियन जो रीजन है उसके ऊपर जो वार का घोस्ट है, जो डर है, वो अभी भी मंडरा रहा है। कैसे? आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में जो वार है, इसमें अभी क्या है, यूरोप जो है वो आपके आ, या फिर जो वेस्टर्न पावर है यूएसए और यूरोप, ये दो गुटों में बट चुका है। नेटो में जो सॉलिडारिटी थी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, वो भी बिकॉज ऑफ यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अभी आपकी डाइल्यूट हो रही है। तो इससे क्या है, इन फ्यूचर यूरोपियन रीजन में भी फिर से वार होने की, फिर से कैंपिंग होने की, कि यूरोप अपने आप में बट के क्या है, वार हो सकता है। जो यूरोप आपके मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न थॉट्स है, आप जो आज के समय पे हम देखते हैं, इसका मेन जेनेसिस यूरोप में ही हुआ है। आप चाहे पॉलिटी देखे, हिस्ट्री देखे, ज्योग्राफी देखे, या फिर मैथ्स देखे, या आप फिजिक्स देखे, कुछ भी देखे, इंजीनियरिंग देखे, कुछ भी देखे, तो सभी चीजें डेवलप वहीं पे हुई है। तो ये जो मॉडर्न समय का बता रहा हूँ, हाँ, जैसे हम आईबीसी, हम एंशियन समय से ही सिविलाइज्ड नेशन है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन आपके रेनेसांस के समय से आया है, 15-16 सेंचुरी में। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूरोप में आपके जो देश डेवलप हुए, उनके बीच में ही क्या है, कंपटीशन लग गया था, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फिर इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो वैसे कैसे कैंपिंग होके बाद में वार होने लगा। तो वैसा जो डर है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इन फ्यूचर में भी जो सोलिडारिटी है वो ब्रेक हो सकती है। वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, नेटो के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो इस बार आपके जो सिक्योरिटी थ्रेट है वार को लेके, जो एक आपका इंस्टेबिलिटी और एनार्की का माहौल है पूरे वर्ल्ड में, उसको लेके क्वेश्चन बन सकता है। वो चाहे आपके वेस्ट एशिया के टेंशन हो बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन, देन आपके जो सीरिया में जो टेंशन है उसको लेके हो, या फिर ईरान को लेके जो टेंशन है, या फिर आपके चाइना और यूएसए के लेके जो टेंशन है, या फिर रशिया यूक्रेन को लेके जो टेंशन है, देन अभी जो हाल ही में कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप वर्ल्ड लेवल में देख सकते हैं कि एक एनार्की देखी जा रही है। तो इन सभी चीजों के ऊपर एक ओवरऑल क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को संजो के एक आंसर लिखना जरूरी रहेगा। क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाएगा, इस विक्ट्री डे क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, लेकिन मेंस में ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, बाकी नेटो क्या है, कब फॉर्म हुआ था, कौन से मेंबर है, ओके, किसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये सभी चीजें प्रीलिम्स के लिए देख लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, आज 3 आर्टिकल है, 4 था, एक मैंने हटा दिया। तो द इंडिया यूके फ्री ट्रेड पैक्ट इज अ गेम चेंजर फॉर ट्रेड रिलेशन। तो हाल ही में क्या है, जो इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो टॉक चल रहा था, उसका कंक्लूजन ऑलमोस्ट हुआ है। ओके, अभी भी कुछ फाइनलाइज होना बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट ये डन है, समझिए। ओके, तो इसमें कौन से कोर फीचर है, तो कौन से प्रोडक्ट्स में टैरिफ को रिड्यूस किया गया, इंडिया ने क्या कंसेशन दिया है, फेज डाउन किया है, जो आपके विस्की है, ऑटोमोबाइल है, लग्जरी गुड है, उनके ऊपर क्या करना है, जो टैक्स है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको फेज वाइज घटाया जाएगा बाय 2035-36। तो अभी अभी से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको घटाते जाएंगे, और एक ही बार में घटा दिया तो अब आप देखिए, हमारी जो वाइन इंडस्ट्री है, हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हमारी जो लग्जरी गुड की इंडस्ट्री है, वो स्टेक पे आ जाएगी। उससे प्रॉब्लम आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, हमें सोल्यूशन निकालने हैं इसमें। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया है, आपका स्पेशली जो हमारा कंसेशन दिया जाएगा भारत की तरफ से, हमारे देश की तरफ से, उसको फेज वाइज रिडक्शन किया जाएगा। प्लस यूके क्या कंसेशन दे रहा है, 99% ऑफ इंडियन गुड्स, स्पेशली जो टेक्सटाइल और ज्वेलरी है, उसमें कंसेशन दिया जाएगा। जो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाई जाती थी उसको कम किया जाएगा। ओके, फिर सर्विसेज के जो प्रोडक्ट है उसमें भी आपके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है इन डिजिटल, फिनटेक, हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर सर्विसेज, उसका एक्सेस इंडिया में दिया जाएगा, और इंडिया का भी जो सर्विसेज सेक्टर है उसको भी एक्सेस मिलेगा इन यूके मार्केट। फिर लेबर मोबिलिटी भी होगी, स्पेशली फ्रॉम इंडिया। इंडिया का जो टैलेंट पूल है उसको, आपका यूके में क्या होता है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहती है, तो उस रेस्ट्रिक्शंस को आपका ईज किया जाएगा। रेगुलेटरी सेक्टर में कोऑपरेट की जाएंगी, ताकि नए इनोवेशन की जा सके, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट की जा सके, करप्शन को कम किया जा सके।
देन जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, तो इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, अभी गवर्नमेंट भी क्या करती है, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है। तो यूजुअली एक देश में जो गवर्नमेंट है जो भी सर्विसेज प्रोक्योर करती है वो ध्यान देती है कि जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर है उसी से प्रोक्योर करे। तो इसमें भी क्या है, ईज लाया गया है, स्पेशली यूके में। और जो यूके के सप्लायर है उनको भी क्या है, आपका ईज दिया जाएगा इसमें। फिर इसमें भी कोई कोटा रखा जाएगा। जैसे आपका पकड़ लीजिए कोई एक सामान खरीदना है, जैसे 100 पेन खरीदनी है, तो 100 पेन में गवर्नमेंट क्या करेगी कि 90 पेन इंडियन कंपनी से ही खरीदेगी, 5 या 10 पेन यूके से खरीदेगी, यूके वाली कंपनी से। और हमारा इंडियन का जो प्रोडक्ट है यूके में, वो भी आपका गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होगा। फिर एनवायरनमेंट और लेबर जो वेलफेयर है उसमें भी ध्यान दिया जाएगा बाई दोनों कंट्री। ओके, प्लस इसमें एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी अभी होना बाकी है। तो ये तो हो गई कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी अपने अपने देश में, उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है उसको ईज किया गया है। फर्दर जो कैपिटल का मोबिलाइजेशन है उसके लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो वो जब होगा तब उसके ऊपर जो डिस्कशन आएगा वो हम कवर करेंगे। तो अभी एग्जाम में क्या है, सीधा सीधा इस पॉइंट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड पैक्ट से ये कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, और कैसे इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स में आपका बूस्ट आ सकता है, कैसे हम विकसित भारत का गोल अचीव कर सकते हैं बाय दिस शॉर्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉट ओनली विथ यूके बट विथ अदर डिफरेंट नेशन। ओके, और कैसे हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर, और यूएसए का जो टैरिफ पॉलिसी है वो बहुत अनसर्टेन है, यूनिलैटरल है। तो इसके लिए हमें ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है। तो उस वैसा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें भी ये चीज़ें जिक्र कर सकते हैं। तो ये हमारा एक, हमारी तरफ से क्या है, ये एक सक्सेस है। ओके, तो इन चीज़ों को पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वही चीज़ें मेंशन की गई है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इंडिया यूके फ्री ट्रेड टेम्पलेट फॉर अदर ट्रेड डील्स। ओके, तो अदर कंट्री के साथ भी हम ऐसा डील कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड है वो और डाइवर्सिफाई होगा। ओके, तो विकसित भारत बनने के लिए क्या है, बहुत सारे दिशाओं में ध्यान देना जरूरी होगा। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, मार्जिनलाइज सेक्शन का एम्पावरमेंट, इनइक्वालिटी को दूर करना। ओके, फिर आपका ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन करना, लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर को और सस्टेनेबल बनाना, और प्रॉफिटेबल बनाना। तो ये सभी चीज़ें, एक्सपोर्ट को और सर्च करना, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरा टॉपिक भी सेम ही है, ये दूसरा नहीं तीसरा टॉपिक होगा। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है, ई सोशल मीडिया डिफाइनिंग सेल्फ वर्थ। तो अभी इसमें सोशल मीडिया का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो अभी सोशल मीडिया को लेके क्या है, आपके मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेंगी। सीधा सीधा ऐसे में टॉपिक आ सकता है। फिर सोशल मीडिया का टॉपिक आपका एथिक्स में भी आ सकता है। सोशल मीडिया का टॉपिक जीएस पेपर 1 में भी सोसाइटी पार्ट में आ सकता है, कि सोसाइटी के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, वुमेन के ऊपर हो, या फिर चिल्ड्रन के ऊपर हो, या फिर एल्डरली के ऊपर हो, या फिर स्टूडेंट के ऊपर हो। तो ऐसे डिफरेंट शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर जीएस पेपर 2 में बन सकता है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट कौन से डिफरेंट मेजर्स ले रही है। जैसे आईटी एक्ट है हमारा, फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लिया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने, अगर ग्लोबल कंपैरिजन देखें, तो जो एडोलसेंट ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंधकता लगाई गई है, कि एडोलसेंट जो बच्चे हैं, ओके, उनका सोशल मीडिया एज मुझे ध्यान नहीं है, लगभग 16 साल कुछ एज होगा। तो उस एज के बच्चे आपके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या फिर अकाउंट नहीं बना सकते, वैसा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। क्योंकि सोशल मीडिया क्या करता है, आपके जो हमारे उभरते हुए बच्चे हैं उनके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, हाल ही में एक यंग एंटरप्रेन्योर ने, ओके, नाम तो मेंशन नहीं किया गया है, शी लॉस्ट, ओके, शी मतलब यहाँ पे तो ये आपकी वुमेन है। ओके, तो सोशल मीडिया में जो फॉलोअर थे वो खत्म हो गया था उनका, किसी कारणवश।
तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आपकी अपने लाइफ को ही खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो क्या ये सही है? क्या हम अपना जो वर्थ है, अपना जो मूल्य है, उसको सोशल मीडिया के साथ बांध रहे हैं कि हमारा लाइक्स नहीं आया, हमें फॉलोअर नहीं मिले, हमारा कंटेंट कोई व्यूज नहीं आ रहा है, तो क्या उसके लिए सुसाइड करना सही है? क्या सोशल मीडिया हमारा सेल्फ वर्थ डिसाइड करेगा? तो उसको लेके ये सवाल बना है और बहुत सारी चीजें इसमें खुल के आई है। तो इसमें अब्राहम मैस्लो साहब का जो आपका हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि आज के समय पे ऐसा हो रहा है कि सभी को वैलिडेशन चाहिए सोसाइटी से, थ्रू सोशल मीडिया, कि आप कोई पिक अपलोड करे, कोई वीडियो बनाए तो उसको देखे, उसको सराहे कोई। ओके, और जब वैसा नहीं होता है तो हम अपना सेल्फ एस्टीम लूज कर देते हैं। ओके, सोशल वैलिडेशन इज नाउ सॉट थ्रू डिजिटल अप्रूवल। डिजिटल अप्रूवल हम मांगते हैं रादर देन रियल वर्ल्ड अकम्प्लिशमेंट। तो एक समय ऐसा था बिफोर सोशल मीडिया, लोग क्या करते थे, आपका जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। तो अब्राहम मैस्लो साहब ने इसी को कहा है हायरार्की ऑफ नीड्स, कि हम डिफरेंट स्टेज से होके गुजरते थे। साइकोलॉजिकल नीड्स हमारा सबसे जरूरी रहता है पहले, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, ओके, प्रोक्रिएशन। तो ये मिलने के बाद हमें क्या रहता है, सेफ्टी चाहिए हमें। सेफ्टी में हेल्थ, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस। ये मिलने के बाद हमें चाहिए बिलोंगिंग, हमारा फैमिली, ओके, देन हमारे फ्रेंड्स, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये चीजें चाहिए। ये आने के बाद हमें क्या आती है, एस्टीम आता है, सेल्फ एस्टीम। रेस्पेक्ट मिलता है हमें, रिकॉग्निशन मिलता है, सेल्फ एस्टीम मिलता है। उसके बाद हमारा ऐसा हो जाता है कि हमें जो चाहिए लाइफ में, हमें सब कुछ मिल गया है। हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो रहा है, सेफ्टी की नीड्स पूरी हो रही है, बिलोंगिंग भी हमारी है, एस्टीम भी पूरा है। अभी हमें क्या चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये टॉप का लेवल है। ओके, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अभी हमें क्या करना है, अपने बारे में ना सोचते हो पूरे सोसाइटी के बारे में सोचना है, कि हम सोसाइटी के लिए जाते जाते क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक जब पहुंचेंगे ना, तो एक इंसान अपना लगभग 40-50% लाइफ को, उससे भी ज्यादा लाइफ को खर्च कर चुका होगा। तो इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे आके हम क्या करेंगे, अब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी क्या है, जो हमारी आज की जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, ये सभी जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का गोल है, या फिर जो एस्टीम, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन पाने की जो कोशिश है, वो सिर्फ सोशल मीडिया से ही कर रही है। रियल वर्ल्ड अकॉम्प्लिशमेंट में कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है, तो उनका आपका जो लाइफ है उसमें आप देख सकते हैं कितने स्ट्रगल करके उन्होंने क्या किया, अपने रेस्पेक्ट कमाया, रिकॉग्निशन कमाई, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लेवल पे आ गए। उसके बाद उन्होंने एक दिन कुछ यूट्यूब चैनल कुछ खोला था, तो लगभग कुछ चंद मिनटों में ही उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे। तो हमें उस लेवल पे जाके क्या करना है, इन सोशल मीडिया से आपका हमें फॉलोअर्स खुद ही आ जाएगा। मतलब आप जब ये सभी चीजें कर लेंगे, आप जब सेल्फ एस्टीम को अम, अपने पास डिपॉजिट करेंगे थ्रू रियल वर्ल्ड अकॉम्प्लिशमेंट, नॉट थ्रू डायरेक्टली थ्रू सोशल मीडिया, तब आपके फॉलोअर्स ऐसे भी बनेंगे और वो आपसे छूटेंगे नहीं। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, कि अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में के ऊपर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जिससे हमारा मेंटल, फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है, इमोशनली हम ब्रेक होते हैं। ओके, फिर आपके और डिफरेंट तरह के इश्यूज इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे बॉडी डिस्मॉर्फिया, ईटिंग डिसऑर्डर। तो ऐसे डिसऑर्डर, नए डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया मतलब खुद का अपीयरेंस खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पे किसी को देखा, इतना परफेक्ट बॉडी है, इतना परफेक्ट आपके हेयर्स है, इतने परफेक्ट बियर्ड्स है, ओके, इतने परफेक्ट ड्रेस है। तो खुद को हम क्या करते हैं, उससे कंपेयर कर बैठते हैं, और उसके बाद हमें अपने आप में घिन आने लगती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। एक्चुअली में वो जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया में, पता नहीं कितना फिल्टर लगा हुआ है, कितना क्या है, पता नहीं वो क्या करके इतना कुछ कर रहा है। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, बॉडी डिस्मोर्फिया में चले जाते हैं, और हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, जिससे हमारा मेंटल स्टेट, हमारा फिजिकल स्टेट, हमारा इमोशनल स्टेट खराब होता है। और अपने आप को, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए ना जाने कौन कौन सी चीजें हम खाते हैं। ओके, जिम जाना, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना, जिससे हेल्थ के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, लोग अपना लाइफ को भी गवा देते हैं। इससे क्या होती है, जब बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इससे एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ती है। तो इन सभी चीजों से हमें उभरना है। सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है,
इसका जो इस्तेमाल है वो बुरा हो रहा है। बाकी सोशल मीडिया में अभी अगर इकोनॉमी के टर्म से देखें तो बहुत सारी क्रिएटिविटी हम इसमें कर सकते हैं। लोग अपना जो टैलेंट है, जो गाना गा सकते हैं, पहले गाना सीखो, उसके बाद कोई आके सोशल मीडिया में अच्छे से गाए तो कोई क्यों उसको कोई नहीं सुनेगा, उसको देखेगा। कोई किसी ने डांस सीख के उसने बहुत समय दिया उसमें 10-12 साल 20 साल, उसके बाद वो डांस कर रहा है, अच्छा किसी को सिखा रहा है सोशल मीडिया में, तो वैसे उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। ओके, तो उस चीजों में हमें ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया अपने आप में खराब नहीं है, ये बहुत सारी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ावा देता है। बाकी जरूरी है कि हम सोशल मीडिया की दुनिया के बाहर अपने आप का जो रियल वर्ल्ड अकॉम्प्लिशमेंट है उसको पहले हासिल करें। ओके, अभी जैसे किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं होता है, वो क्या कर लेते हैं, आपका यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, उसमें नॉलेज देने लग जाएंगे। पहले आप क्या है, नॉलेज लीजिए, आप पहले खुद से सीखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए, उसके बाद आप क्या है दूसरों को सिखाइए, तब लोग क्या है आपसे सीखना चाहेंगे। ओके, तो ये सभी चीजें बाकी इसमें आप देखिएगा समझ में आएंगी। नेक्स्ट, क्राइम सीन पाकिस्तान। ओके, तो ये सभी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अभी ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को एक इशू बनाए हुए है, लेकिन पाकिस्तान का असली जो मुद्दा है, असली जो इशू है, वो भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, या फिर पाकिस्तान का इशू जम्मू कश्मीर से नहीं जुड़ा हुआ है। उसका इशू उसका खुद का देश के अंदर है। आज पाकिस्तान के प्रोविंस आप अगर देखें, बलूचिस्तान में देखें, अगर सिंध में देखें, तो इसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, फिर आपका खैबर पख्तूनख्वा रीजन में अगर जो पॉपुलेशन है उनको देखें, उनका आपका सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो अभी तक पाकिस्तान नहीं कर पाई है। इसीलिए पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन है, वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ही खिलाफ है, इसके सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ है, इसके मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ है। ओके, तो अभी इसीलिए पाकिस्तान क्या करता है, इस जो पाकिस्तान के अंदर की जो सिटीजन है उसको यूनाइट करने के लिए पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट नैरेटिव क्रिएट करता है, कम्युनल सेंटिमेंट्स को उजागर करता है, जिससे वो क्या कर सके, अपने जो पॉपुलेशन है उसका सपोर्ट को गेन कर सके, अपना रूल को इंटैक्ट रख सके, रेवोल्यूशन से बच सके, पॉपुलर मूवमेंट से बच सके। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो पाकिस्तान जो देश बना टू नेशन थ्योरी के अंडर की मुस्लिम पॉपुलेशन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उस हिसाब से देश बना था। तो जो अपने पॉपुलेशन है देश के अंदर, उसका डेवलपमेंट करना उनको ज्यादा जरूरी है, उसमें ज्यादा फोकस करना जरूरी है, अगर उनको लेजिटिमेटली अगर उनको देश चलाना है तो। और नहीं तो अगर दूसरे देश के अफेयर्स में टांग अड़ाते रहेंगे, उंगली करते रहेंगे, तो दूसरे देश तो इनको मारेगी ही। इसी के साथ क्या है, आपके इसके खुद के देश के जो पॉपुलेशन है वही इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे। ओके, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, गला काट दिया था, वैसे ही इनका हश्र होगा। तो वही चीज इसमें समझनी जरूरी है। ओके, तो वही चीजें इसमें कही गई है। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के खुद के देश के अंदर दुनिया भर का प्रॉब्लम से जूझ रही है देश। ओके, जो बेसिक जो नेसेसिटी है वही पूरा नहीं कर पा रही है, और इसके लिए क्या है, नैरेटिव बनाती है अगेंस्ट इंडिया। तो खुद का देश उसको संभालना ज्यादा जरूरी है। ओके, पहले अपने देश को संभालो, उसके बाद दूसरे के देश पे देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सीखो दूसरे के देशों से। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन है। बाकी आखिर में और एक आर्टिकल है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो आप सभी इस आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है ही, कल भी ये आर्टिकल हमने आपको बताया था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम का जो ब्रूटल टेररिस्ट अटैक था, जिसमें क्या हुई, जो हमारी माताएं बहनें थी उनका जो सिंदूर छीना गया, उसके लिए आपका इसका जवाब दिया गया पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के तहत। और ध्यान रखिएगा, इसमें पाकिस्तान को जवाब दिया गया, मतलब पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, अपने देश में जगह देता है, पनाह देता है, ताकि एंटी इंडिया एक्टिविटी कर सके, सिर्फ उन्हीं को इंडिया ने इस ऑपरेशन के तहत टारगेट किया है। क्योंकि हम इतने कवर्ड नहीं है कि किसी के सिविलियंस को टारगेट करें। और हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी, पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी टारगेट नहीं किया है, क्योंकि हम पहले एस्केलेट कभी भी नहीं करना चाहते हैं। हम पहले मुक्का नहीं मारेंगे आपको, आप कुछ हिंट दोगे, आप छेड़ोगे हमें, तो ही हमारी तरफ से वार छिड़ेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने
जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसमें मेंशन किया था कि ये नॉन एस्केलेटरी है। फिर देखा गया कि पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, तो हमारे हमारे देश में तो टेररिस्ट है नहीं, एस्केलेट करके फायदा क्या है? तो उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, इसीलिए कल क्या है आपका फिर से उनके ऊपर जो हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम है उसने हमारे देश को डिफेंड किया अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट ये सभी आपके नुकसान हुए हैं, और इन फ्यूचर अगर ये कंटिन्यू रहे तो इनका और भी नुकसान होने वाला है। तो ये सभी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी समझाया। बाकी वार क्या है, वार को हम नॉर्मल टाइम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, वार एक अनएथिकल चीज ही है इन जनरल देखे तो। लेकिन अगर कोई देश बार बार किसी देश को तंग करे, परेशान करे, सिविलियंस को टारगेट करे, तो उसके अगेंस्ट वार करना एक धर्म है। धर्म मतलब जस्टिस है, ये पूरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्ड है, ये पूरा वर्चुअस है, इसमें कोई आपका दो राय नहीं है। तो ये सभी चीजें क्या है, एक नेशन अपने आप को डिफेंड जरूर करेगी अगर कोई देश उसको ऑफेंड करता है तो इसीलिए हमारा जो पॉलिसीज होता है किसी देश को लेके, हम ऑफेंसिव पॉलिसीज नहीं लेते हैं, हम काफी शांत प्रिय देश है। हमारा आर्टिकल जो 51 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो भी हमें ये डायरेक्शन देता है कि हम क्या करेंगे, पीसफुल तरीके से रिलेशन रखेंगे हर देशों के साथ। लेकिन कोई अगर पीस को ब्रेक करना चाहता है तो उसको अनपीसफुल तरीके से ही उत्तर दिया जाएगा। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, और मैंने अपनी तरफ से भी जो आपको समझा सकता हूँ समझाया है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।